धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको आयुर्वेदिक तरीके से सांस की बीमारियों का इलाज बताएंगे। यह आम बात है कि हम अपने फेफड़े के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि सांस की बीमारी का पता नहीं चलता। हालांकि वो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमें जीवित रखते हैं। इसीलिए सांस की बीमारी से बचने के लिए फेफड़ों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद उचित है। फेफड़े की कैंसर, अस्थमा और COPD जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या में कुछ बदलाव मदद कर सकते हैं। अगर आप फेफड़ों या सांस के किसी भी रोग से त्रस्त हैं तो आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है। आज सांस की बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज पर जानकारी देंगी हमारी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मोहिता भारद्वाज। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्ते। तो अगर आप सांस की बीमारी से परेशान हैं और कोई भी आपके मन में सवाल है इसको लेकर, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले एक बार आपको फोन नंबर बता देते हैं। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और सांस से संबंधित बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं, पिछले काफी समय से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी आपको आज डॉक्टर मोहिता भारद्वाज देंगे। तो हमारा फोन नंबर है 0120612797। एक और नंबर आप नोट कर सकते हैं 012061279338। इस नंबर पर आप कॉल करें और आज के विषय पर आप जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं। डॉक्टर मोहिता भारद्वाज से आप चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सांस की बीमारी का आखिरकार इलाज क्या है। मैम, पहला सवाल ये कि सांस की बीमारियां कितने तरह की होती हैं? देखिए, सांस की बीमारियां अगर हम देखें तो पैथोलॉजी के हिसाब से काफी तरह की हो सकती हैं। आम भाषा में अगर जो बीमारियां सभी लोग जिनके बारे में जानते हैं उनके अगर हम नाम लें तो सबसे आम जो बीमारी है वो है अस्थमा, जिसके बारे में शायद सभी लोग जानते हैं क्योंकि इससे बच्चे और बड़े दोनों ही काफी ग्रसित रहते हैं। दूसरी अगर हम बीमारियों का नाम लें तो वो आपकी हो सकती है जैसे COPD, आपने भी नाम लिया, ये भी काफी कॉमन है। इसके अलावा लंग कैंसर है, फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सारी ही बीमारियां, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी सांस की बीमारी हो सकती है। तो ये सारी ही बीमारियां जो है काफी आम हैं, जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और इससे ग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा ये बीमारियां आम वाली बीमारियां लें, बिल्कुल सही आपने कहा, ये बीमारियां आम हैं, ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इनसे निजात कैसे पाई जाए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, तमाम बीमारियों को लेकर जो सांस से संबंधित हैं। अभी आपने अस्थमा को लेकर बात की। सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है तो हम खास तौर पर देखते हैं कि अस्थमा या दमा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये होता क्यों है आखिरकार, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, अस्थमा के रीजंस काफी सारे हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका एक जेनेटिक लिंक भी देखने को मिलता है कि अगर पेरेंट्स में है तो हो सकता है कि बच्चों में भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार इसलिए बचपन से ही अस्थमा देखने को मिलता है, जिसे हम चाइल्डहुड अस्थमा भी कहते हैं। और कई बार बीमारी बाद में भी हो जाती है, एडल्ट में भी हो जाती है। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स में क्या होता है, इनका जो हमारा जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, तो वो जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हमारे जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जनरली पॉलन ग्रेन्स हैं, डस्ट है, ये सारे ही पार्टिकल्स हम डेली, अगर एक आम इंसान इस हवा में सांस ले रहा है तो शायद उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वैसे नहीं रिएक्ट करता है जैसे एक एस्थमेटिक पेशेंट का रिएक्ट करता है।
उसका बहुत सेंसिटिव ट्रैक्ट होता है। तो इन सारे आम जो पॉलन्स हैं, डस्ट हैं, फ्यूम्स हैं, इनके लिए भी उसका ट्रैक्ट बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो पेशेंट है उसमें सांस लेने की परेशानी हो जाती है, सांस लेने में उसे कठिनाई होती है या सांस लेने में उसे घरघराहट की आवाजें आती हैं, क्योंकि उसका जो ट्रैक्ट है काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही वो किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा वो तुरंत सिकुड़ता है, तुरंत उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है और वो सिकुड़ के सांस लेने में कठिनाई पैदा करता है। ये आपने यहाँ पर दमा के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बीमारी एक बार आ तो जाती है जल्दी से, लेकिन जाती उतनी जल्दी से नहीं है, वो घर कर लेती है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में। तो आयुर्वेद में इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है और कितना समय लगता है? देखिए, अस्थमा जो है एक तरीके से ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इसे हमें मैनेज करके ही चलना पड़ता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हम आ रहे हैं उसमें हम कमी लाएं और जिस टाइम पे पेशेंट को एक्यूट अटैक होता है उस टाइम पे उसको किस तरह के से आपको रिलीफ पहुंचाना है। मेन जो अस्थमा, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है अस्थमा के लिए पेशेंट्स में, जैसे डस्ट है, फ्यूम्स है, पॉलन ग्रेन्स है, एक्सेसिव पोल्यूशन है, या कई बार जैसे घर पे यूज होने वाले परफ्यूम्स हैं, बहुत तेज स्मेल वाले जो परफ्यूम्स हैं उससे, या फिर सीजनल वेरिएशन की वजह से, जैसे अब ठंड आ रही है तो अब एस्थमेटिक पेशेंट्स में जो अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि पेशेंट को हम इस तरीके के माहौल से दूर रखें, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उन्हें हमें दूर रखना है। पेशेंट को उसके बारे में बताना है कि या तो वो इस तरीके की हवा में ना जाएं, पॉल्यूशन वाली हवा में ना जाएं, या फिर अगर उन्हें जाना भी है तो वो मास्क पहन के जाएं। सबसे पहला काम यही है कि उसको ट्रिगरिंग फैक्टर या सीजनल वेरिएशन के बारे में उसे बताना है कि ठंड में ये अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक्सेसिव जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, जैसे इन द अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, इस तरीके से पेशेंट को उसमें नहीं जाना है। या एक्सेसिव एक्सरसाइज उसे नहीं करनी है। कई बार एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी एस्थमेटिक पेशेंट में जो अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। तो ये सारी जानकारी पहले तो हमें पेशेंट्स को देनी है कि इस तरीके के माहौल से उसे दूर रखना है। उसके बाद अगर अटैक पेशेंट में आते हैं तो आयुर्वेद में इसका काफी अच्छी तरीके से इलाज बताया गया है कि काफी सारी इसकी मेडिसिन भी बताई गई है। इसमें से कुछ हर्ब्स तो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जो हमारे श्वास जो नली है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखती है। जैसे अगर हम बात करें तुलसी की, हल्दी की, दालचीनी की, तो ये सारी हर्ब्स ऐसी है, अगर नियमित तौर पे पेशेंट इसका सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो श्वास नली है वो उतनी रिएक्टिव नहीं रहती है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। पंचकर्म में भी बहुत सारी चिकित्साएं हैं जो इसके लिए बताई गई हैं। जैसे अब नस्य सभी लोगों ने सुन लिया है, जब से कोविड आया है तो एक थेरेपी है पंचकर्म में, नस्य है या विरेचन थेरेपी है। ये सारी ही थेरेपी जो है एस्थमेटिक पेशेंट्स को काफी लाभ पहुंचाती है। इससे पहले स्टार्टिंग में ही हम COPD को लेकर बात कर रहे थे, इसके बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली देखिए, COPD क्या है? यह है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें दो तरीके की बीमारियां आती हैं, जैसे हम, एक तो होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक हम कहते हैं अस्थमा। तो जनरली इसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, नाम में ही इसके क्रॉनिक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। लॉन्ग टर्म तक अगर पेशेंट किसी पर्टिकुलर उसके कांटेक्ट में रहता है, जैसे स्मोकिंग जो है वो सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर है COPD के लिए, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इस तरीके के फैक्टर्स के कांटेक्ट में अगर बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट इस चीज के कांटेक्ट में रहता है तो उसके लंग्स में या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें एक्सेसिव जो ब्रोंकस है उसमें इन्फ्लेमेशन आता है। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कठिनाई से पेशेंट सांस ले पाता है और सांस उसकी बहुत ज्यादा फूलने लगती है, उसे बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं सांस लेने के लिए। और कई बार अगर बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट में इस तरीके की कमी रहती है तो पेशेंट में कई बार साइनोसिस, जिसे नील पड़ना कहते हैं, स्पेशली लिप्स पे या फिर फिंगर नेल्स पे, यहाँ पे पेशेंट की जो स्किन है वो नीली पड़ने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। इसी तरीके से एम्फाइसीमा में भी क्या होता है, जो हमारे जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, लंग्स में हमारे एल्विलाई होते हैं जो एयर सैक का काम करते हैं, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन हम ले रहे हैं
पेशेंट को उसके लिए बहुत ज्यादा एक तो एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उतने ही ऑक्सीजन लेने के लिए उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, और वो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली उसके ब्लड में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वहां से जो प्रॉपर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस है वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से टिश्यूज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो पेशेंट में सारे साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। अभी जैसे आपने यहाँ पर बताया कि सांस फूलने लगती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो भी अगर थोड़ी दूर पैदल भी चल लेते हैं या कुछ सीढ़ियां भी चल लेते हैं तो उनकी सांस ऊपर नीचे आने लगती है, सांस फूलने लगती है, और ये ज्यादातर युवाओं में भी परेशानी है, बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हमारे घर की रसोई में, इसके अलावा हमारे घर के आंगन में हमें मिल जाती हैं, बस हमें जानकारी सही होनी चाहिए। तो किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल ये परेशानी युवाओं में भी बहुत हो रही है, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर जो मैंने पहले भी बताया था वो है स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है दैट इज वेरी कॉमन इन यंग अडल्ट। और इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा आजकल, मतलब आप इससे बच नहीं सकते। आप थोड़ा सा प्रिवेंशन ले सकते हैं, लेकिन आप कम्प्लीटली इससे नहीं बच सकते। तो मेन है कि हम अपनी तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में काफी सारी जो हर्ब्स हैं जो हमारे डेली किचन गार्डन बोले या डेली हमारी रसोई में अवेलेबल भी होती है, बट हम उसका यूज नहीं करते हैं। सबसे पहली जो हर्ब है वो है तुलसी। तुलसी जो है बहुत अच्छी हर्ब है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। दूसरा अगर हम बात करें तो हल्दी, जो हम सबके किचन में अवेलेबल है, तो हल्दी को हम यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत फेमस हो गया है टर्मरिक या गोल्डन मिल्क के नाम से ही मिलने लगा है, तो दूध में मिलाकर हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर सौंठ जिसे हम कहते हैं, दालचीनी है या छोटी पिपली है और काली मिर्च है, ये सारी हर्ब्स हमारी किचन में मिलती हैं। और ये सारी ही हर्ब्स अगर आप सिर्फ देखते हैं, इसका हम काढ़ा बना के भी यूज करते हैं, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए काफी अच्छी बेनिफिशियल है। हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा वासा है, वासा बहुत अच्छा काम करती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये सारी हर्ब्स तो आपके घर पे ही अवेलेबल है। इसका ही अगर आप रोज सिर्फ हल्दी वाला दूध ही पी रहे हैं तो उसी से ही आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है काफी हेल्दी रहता है। अच्छा, अभी आपने जैसे हल्दी वाले दूध के बारे में बताया, तो क्या इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि जो हल्दी वाला दूध है वो गर्भवती महिलाओं को नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर मोहिता, जैसे कि पहले भी आपसे मैंने पूछा, हल्दी वाले दूध को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आपने बताया कि अगर सांस फूलती है तो हल्दी के दूध का सेवन रोज करना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह सही है या नहीं? देखिए, हल्दी जो है बहुत एक कहना चाहिए कि यूजफुल हर्ब है। हमारे किचन में तो डेली ही यूज होता है। इंडियन सिनेरियो में तो खाना बिना हल्दी के बनता ही नहीं है। तो ये अनसेफ ड्रग तो हो ही नहीं सकती। बट हाँ, हमें ध्यान देना है इसके डोज का। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है उसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि डोज बहुत ज्यादा ना ले हल्दी की। हल्दी वाले दूध में क्या है कि नॉर्मली हम जैसे 150 ml दूध में हम हाफ टी स्पून हल्दी नॉर्मल पेशेंट को बोलते हैं ऐड करने को। तो प्रेगनेंसी में ये है कि आप 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लीजिए 150 ml मिल्क में। हल्दी अनसेफ नहीं है बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में, वेरी सेफ। बट आपको ध्यान देना है कि आपको इसके बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना। ठीक है, मात्रा का ध्यान रखना है यहाँ पर। मैं अब आपको कैंसर से लेकर भी यहाँ चर्चा करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम बात करें कैंसर को लेकर तो खास तौर पर फेफड़े का जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फेफड़े के कैंसर के क्या कुछ लक्षण होते हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। देखिए, फेफड़े के कैंसर के लक्षण जो है, जो नॉर्मल सारे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में जो लक्षण मिलते हैं वही लक्षण उसमें भी आते हैं कि पेशेंट को कफिंग होती है। और सबसे मेन बात यह है कि कफ में जो उसका बलगम जो आता है वो कई बार उसमें ब्लड देखने को मिलता है। तो ब्लड अगर ब्लड में आ रहा है, सॉरी इसके म्यूकस में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पेशेंट में लंग कैंसर हो सकता है। कफिंग होगी, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसे एफर्ट लगाना पड़ता है सांस लेने में। कई बार उसे हल्का फुल्का चेस्ट में पेन भी होने लगता है, क्योंकि वो एफर्ट इतना ज्यादा लगाता है सांस लेने में, जिससे कहीं पेन होने लगता है चेस्ट में। और बार बार से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, स्पेशली जब पेशेंट लेटा हुआ है या सो रहा है, तब उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बट एक जो ट्रिगरिंग जो आपके लिए सिम्टम है, दैट इज अगर आपका ब्लड उसमें आ रहा है आपके म्यूकस के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि आप चेक करा लीजिए कि कहीं आप लंग कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को फेफड़े का कैंसर है तो क्या आयुर्वेदिक इलाज इसका है?
देखिए, सीधे तरीके से अगर हम बात करें तो डायरेक्ट देखना पड़ेगा कि पेशेंट जो है कौन सी स्टेज कैंसर में है। और सीधे अगर हम सिर्फ आयुर्वेद पे डिपेंडेंट होने की बात करें तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग अगर बिल्कुल इनिशिएट हो रहा है अभी, तो हम इसका आयुर्वेद से इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर प्रोग्रेस कर चुका है तो कीमो और रेडियोथेरेपी के साथ अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन हम चलाएं तो पेशेंट में बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कीमो और रेडियोथेरेपी की अपने जो साइड इफेक्ट्स हैं, एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उस साइड इफेक्ट से पेशेंट को बचाती है। दूसरी चीज, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में, उसको अपनी फिर से पहले वाली उसको गेन करने में वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो हेल्प कर सकती है। तो मेरी तो राय यही है कि आप दोनों ही पैसे को साथ में चलाइए तो पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिनको कैंसर है या जो कैंसर के रोगी हैं, या फिर कैसे पहचान कर सकते हैं उन सब को लेकर। लेकिन बाकी जो तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे फेफड़े हमेशा स्वस्थ रखें, हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकें, उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे आज? देखिए, स्वस्थ फेफड़ों को हम ऐसे रख सकते हैं। पहली बात तो जो हमें अपना खान पान हमें सही करना है। आयुर्वेद में भी जैसे बताया गया है कि बहुत एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा ठंडे जल का सेवन नहीं करना है। स्पेशली अब जैसे विंटर सर्दी आ रही तो बहुत ज्यादा ठंडे आहार का सेवन हमें नहीं करना है, ठंडे जल का सेवन हमें नहीं करना है। और बहुत ज्यादा जिस जगह पे जैसे डस्ट है उस जगह से हमें दूर रहना है। आयुर्वेद में बताया कि धूम और धूल इन दोनों चीजों से दूर रहें। जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर है वहां से आप दूर रहें। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, डस्ट बहुत ज्यादा है, पॉलन ग्रेन्स इस तरीके के जहाँ पे है वहां से आपको दूर रहना है। और इसके अलावा एक हेल्थी अपना रूटीन मेंटेन करें। टाइम पे आपको नींद आपको पूरी लेनी है, टाइम पे आपको सोना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। इसके अलावा कुछ जो डेली जो हम अपनी दिनचर्या में हम प्राणायाम जिसे हम कहते हैं वो हम कर सकते हैं। डेली हम मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट हम सिर्फ कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इस तरीके की अगर क्रियाएं हम डेली अपने रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है नस्य थेरेपी। तो नस्य क्या है, अभी कोविड के टाइम पे भी बोला गया था कि डेली आपको 2-2 बूंद आप नाक में तेल डाल लीजिए। कहीं भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ 2 बूंद सिंपल, अगर आप अणु तेल बताया गया है, अगर अणु तेल नहीं भी आपके पास है, सिंपल घर पे सरसों का तेल हमारे पास अवेलेबल होता है, वो हम 2-2 बूंद अगर हम डेली नाक में डालते हैं। इसके अलावा कुछ हम प्राणायाम फॉलो करते हैं और अपना खान पान ये हम सब सही रखेंगे तो फेफड़े हमारे स्वस्थ रहेंगे। और डेली जो हम हर्ब्स हैं, तुलसी है, हल्दी है, इनका प्रयोग अगर हम डेली अपने रूटीन में करते हैं, इसका हम काढ़े का सेवन कर सकते हैं या सिंपल हम अपने खाने में इसको ऐड कर सकते हैं। दालचीनी है, तो इन सब चीजों को अगर हम ऐड करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो हम हेल्दी रहेंगे। आप एक हेल्दी वेट मेंटेन रखें, क्योंकि ओबीस पेशेंट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर मोहिता आपका। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।